सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आपका भी टारगेट है मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर में 90+ मार्क्स लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल पिछले बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे गए थे और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जानिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जो है वो 20 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि पहला प्राकृतिक संख्या बराबर, तो हम यहाँ पे पहला प्राकृतिक संख्या को x मान लेते हैं। तो जब पहला को x मान लेंगे तो दोस्तों दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, तो x+1 हो जाएगा। उसके बाद में हमें लिखना होगा कि प्रश्न से, यानी प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो पहला प्राकृतिक संख्या हमारा x हो गया है, दूसरा है x+1, तो इसका गुणनफल जो है वो 20 के बराबर है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x में हम x से गुना कर देंगे, तो ये x में x से गुना करेंगे तो ये x² हो जाएगा। प्लस का हमें प्लस ही लिखना होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि यदि इसी x से 1 में गुना कर देंगे तो ये हमारा x हो जाएगा। बराबर में 20 को हम सेम टू सेम लिख देंगे। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये x² है और ये है +x, तो हम +x लिख रहे हैं। ये जो आप +20 देख पा रहे हैं बराबर के उधर, जब इधर आएगा तो ये -20 हो जाएगा और बराबर ये बचेगा केवल 0। अब इसे हमें गुणनखंड विधि के माध्यम से सॉल्व कर देना होगा। ठीक है जी। तो हम गुणनखंड विधि के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी -20 में यदि हम x² से गुना करेंगे तो -20x ना होगा जी। तो हमें +x को यानी 1 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना होगा कि जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए और गुना करने पे -20 आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x² को सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे 5x माइनस कर देंगे 4x और -20 को सेम टू सेम लिखेंगे। इससे क्या होगा कि 5 में से 4 घटेगा तो -1 भी आ जाएगा और 5 में 4 से ना करेंगे तो 5 चौका 20 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कमन क्या क्या मिल रहा है, तो दोनों में कमन हमारा x मिल गया है। तो हम x को कमन करेंगे तो यहाँ पे x+5 बच जाएगा। यहाँ से हम 4 को कमन कर लेते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे x माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा और 4 × 5 = 20, यानी यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये दोनों संख्याओं को एक साथ लिख देंगे। यानी हम लिखेंगे x में 4 को एक साथ और x+5 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों में से किसी एक को x+5 हम लिख सकते हैं। उसके बाद में आप सभी को मालूम होगा कि जब x - 4 बराबर 0 होता है तो x बराबर लिखेंगे तो ये आप जो -4 देख पा रहे हैं बराबर के उधर जाकर +4 हो जाएगा। उसी प्रकार से x+5 बराबर 0, तो x बराबर ये जो आप +5 देख पा रहे हैं बराबर के उधर जाकर -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या x का जो मान आ गया है वो 4 आ गया है और -5 आ गया है। आशा करते हैं कि आप सभी को इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ गया होगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि यदि sin 3a बराबर cos इंटू ए - 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको जो यहाँ पे sin a दिखाई दे रहा है ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos इंटू 90 - 3a। इससे क्या होगा कि cos इंटू 90 - 3a बराबर, तो अभी ना जाकर आपका साइन ए होगा जी। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे है cos a - 26 डिग्री, इसे हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब क्या होगा कि cos ए cos हमारा कट जाएगा तो प्राप्त संख्या क्या बचा है जी, तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस में है 3a, तो हम 3a लिखेंगे।
इधर है a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे कि -3a को -3a लिखेंगे। आप जो यहाँ पे a प्लस में देख पा रहे हैं बराबर कर इधर आकर ये -a हो जाएगा। यहाँ पे जो आप प्लस -26 को देख पा रहे हो उसे हम सेम टू सेम लिख दिए हैं। ये जो +90 दिखाई दे रहा है बराबर कर आकर ये -90 हो जाएगा। आप सभी को बता दें किसी भी संख्या के पहले माइनस हो और बाद में माइनस हो तो वैसी स्थिति में दोनों संख्याओं को काउंट कर लेते हैं लेकिन लिखते हैं माइनस में। तो 3a और a मिलकर हो जाएगा 4a, लिखा जाएगा -4a। उसी प्रकार से 90 में हम 26 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -116। ठीक है जी। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हम माइनस से माइनस को घटा सकते हैं। यदि हम a बराबर लिख देंगे 116 तो 4 यहाँ पे जो आप गुना में देख पा रहे थे बराबर के द्वारा कर ये भाग में हो जाएगा। अब हम 116 को 4 मरतबे कैसे घटाएंगे तो ये 29 मरतबे कट जाएगा। यानी e का जो मान आ गया ना जी वो 29 डिग्री आ गया है। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का भी सलूशन आप सभी को समझ में आ गया हो। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेमी है। सबसे पहले जानिए चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। दोस्तों चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे 1/4 को 1/4 तो लिख सकते हैं। आइए यहाँ पे 1/4 कर देते हैं। उसके बाद ये पाई के बदले में हम 22/7 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए आर का मान और आर का तो मान क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले आर का मान ज्ञात करेंगे। आर का मान ज्ञात करेंगे तो आर बराबर क्या फॉर्मूला आता है तो वो होता है परिधि बटा 2 पाई। तो यहाँ पे परिधि का जो मान क्वेश्चन में हमें प्राप्त है 44 सेमी तो हम यहाँ पे 44 लिख देंगे और 2 गुने पाई का मान। तो दोस्तों पाई का मान 22/7 होता है। जो जो नीचे बटा 7 होता है ऊपर जाकर ये गुना 7 हो जाएगा। इसे हम 22 दूनी 44 दो मरतबे घटा सकते हैं और ये 2 से जब 2 कट जाएगा तो आर का मान यहाँ पे केवल 7 बच जाएगा। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करें तो या 7 को हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि 7 से 7 घटा देंगे। ये 2 दूनी 4 दो मरतबे कट जाएगा और ये 11 दूनी 22 कट जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि 11 में 7 से ना करने देना होगा। तो 11 में 7 से ना करेंगे तो 11 छठे 77 हो जाएगा और बटा में बचा है 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 77/2 हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 भी आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x+1 के मूल है तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट सवाल है मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमें ए का मान लिखना होगा। तो यहाँ पर ये वाला होता है आपका ए का मान यानी ए का मान 4 हो जाएगा। बी का मान आपका ये होता है -4। सी का मान आपका ये हो जाएगा 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। इसका फॉर्मूला -b/a होता है। ठीक है जी। तो माइनस और बी जो बी का मान है ये भी ऑलरेडी माइनस में है तो -4 लिखेंगे। ए का मान भी 4 है तो 4 लिखेंगे। माइनस और माइनस मिलकर ये +4 हो जाएगा। 4/4 कट के हमारा 1 हो जाएगा यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आ गया है। उसके बाद ये मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला दोस्तों c/a होता है। c का मान यहाँ पे 1 दिया गया है तो हम 1 लिखेंगे। a का मान यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान आ गया है तो 1/4 आ गया है। अब हमें तो ये तो ज्ञात नहीं करना था, हम ऐसे ही इसे ज्ञात किए हैं क्योंकि इसका आगे इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे अल्फा बटा बीटा तो हम लिखेंगे अल्फा बटा बीटा प्लस में है दोस्तों बीटा बटा अल्फा। तो जब हम अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब हमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अल्फा में अल्फा से गुणा करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। बीटा में बीटा से गुणा करेंगे तो ये बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि एक अलजेब्रा का फॉर्मूला आता है a² + b² बराबर क्या होता है तो a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। तो ए बी के बदले में हमें अल्फा बीटा मानना है यानी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और जो एलसीएम में अल्फा इंटू बीटा था उसे हम सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद में क्या होगा
कि अल्फा प्लस बीटा का हमें मान चाहिए। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का तो मान हम पहले ही ज्ञात कर लिए हैं, एक, तो यहाँ पे हम एक का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का जो मान है ना जी, वो 1/4 है, तो 1 हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, और बटा में था अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान एक बार फिर से 1/4 हमें लिख देना होगा। ये 2 दूनी 4, ये 2 मरतबे कट जाएगा, तो प्राप्त संख्या ये हम यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। ए का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पे आपका 2 से 2 2 दूनी 4 कटा, यानी 1 यहाँ पे 2 बचा होगा। ठीक है जी, और नीचे जो 1/4 था इसे आप सेम टू सेम 1/4 लिख दीजिएगा। अब देखिए 2 और 1 का यदि हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना होगा, 2 में 1 ना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में 1 ना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/4 को फिर भी सेम टू सेम लिखेंगे। अब बड़ा वाला बाटा हमारा ये है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 1 हटाएंगे तो 1 बचेगा, और बटा में 2 है, और ये है 1/4, इसे सेम टू सेम 1/4 लिखेंगे। तो अभी जो बड़ा वाला बटा आप देख पा रहे हैं इसे हमें गुना में चेंज करना होगा, यानी 1/2 गुना में इस प्रकार से चेंज करेंगे तो नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, ये वाला 1 नीचे आया है, नीचे वाला 4 ऊपर चला आया है, भागा को गुना में चेंज करने के फलस्वरूप 1 से 1 हमारा कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4, ये 2 मरतबे कट जाएगा। इस प्रकार से अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सभी को आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल का सॉल्यूशन भी कर लेते हैं जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 को देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि दो संख्याओं का मसा 145 है। ठीक है, दो संख्याओं का मसा 145 है, फिर उसमें कहता है कि उनका लसा 2175 है। यदि उनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान बताइए कि आखिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मौसा दिया गया है और लसा भी दिया गया है, एक संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दूसरी संख्या का एक फॉर्मूला आता है, वह होता है एचसीएफ यानी मस गुने एलसीएम यानी लस, बटा में होता है एक संख्या। ठीक है जी, एचसीएफ का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 145 दे रखा है, 145 लिखेंगे। उसके बाद में एलसीएम का मान 2175 दिया गया है, 2175 हम आसान तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक संख्या हमें लिखना होगा। ठीक है, तो एक संख्या यहाँ पे 725 है, तो हम यहाँ पे 725 लिखेंगे। अब इससे हम आसानी तरीके से कटा सकते हैं और बचे हुए संख्याओं में गुना कर सकते हैं। जब बचे हुए संख्याओं में गुना करेंगे तो ये 435 आ जाएगा, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से समांतर श्रेणी का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी 10वीं कक्षा के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। यदि आप क्वेश्चन बैंक 2019 का एनुअल सेक्शन का प्रथम पाली का क्वेश्चन देखिएगा तो उसी में आपको क्वेश्चन नंबर ये 4 या 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा। 4 या 5 नंबर में सवाल पूछा गया था, कहता है कि किसी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 और तीसरा और आठवें पद का जो योग है वो 34 है। हमें ज्ञात करना है दोस्तों समांतर श्रेणी का मान। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया जिसका पांचवा पद 15, तो जब पांचवा पद 15 है ना तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a प्लस 5 में से 1 कम करेंगे, यानी a प्लस 5 में से 1 कम करेंगे तो ये 4d हो जाएगा। कितना है जी, 15 है। तो ये हमारा समीकरण 1 मिल गया है। फिर से कहता है कि तीसरा पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो a प्लस 2d लिखते हैं, और आठवां पद यानी प्लस कर देंगे a प्लस 7d का जो योग है, यानी दोनों का जो जोड़ है, ये दोनों का जो जोड़ है जी ये कितना के बराबर है, 34 के बराबर है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, a में a को ऐड करेंगे तो ये हमारा 2a हो जाएगा। अब 2d में 7d को ऐड करेंगे तो ये हमारा 9d हो जाएगा, बराबर में हो गया है 34। ये हमारा समीकरण 2 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, जब दो समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें लिखना पड़ता है समीकरण 1 और 2 से। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में था हमारा a प्लस 4d बराबर 15, तो हम समीकरण 1 का मान लिख लिए हैं। समीकरण 2 में है 2a प्लस 9d बराबर 34, तो सेम टू सेम लिखेंगे 2a प्लस 9d बराबर 34।
ये है हमारा समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कोई भी आपका कटने का नाम नहीं ले रहा है। ये आपका ए है तो नीचे 2a है, ये 4d है तो 9d है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, विलोपन विधि के माध्यम से समीकरणों को सॉल्व करना होगा। दोस्तों हम क्या करेंगे कि पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं, नीचे वाले समीकरण में 1 से गुणा कर देते हैं। ठीक है जी, तो यदि आप a में 2 से गुणा कीजिएगा तो जाहिर सी बात है ये 2a हो जाएगा। 4 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 4 दूनी 8d हो जाएगा, और 15 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। नीचे वाले समीकरण को आपको सेम टू सेम लिखना है, 2a प्लस 9d बराबर में है 34, सेम टू सेम लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सिंबल आप सभी को चेंज करना होगा, प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा। यहाँ पे 2a से 2a कट जाएगा। अब 8d में से हमें 9d को घटा लेना है, तो 8d में से यदि 9d को घटाइएगा तो -1d बचेगा। तो -1d के बदले में आप सभी केवल -d लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे 30 में से 34 आप सभी को माइनस करना है। ठीक है जी, तो 30 में से 34 माइनस कीजिएगा तो -4 बचेगा, माइनस से माइनस कटा दीजिएगा तो जो d का मान हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब यही d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 जो यहाँ पे है a प्लस 4d बराबर 15, तो हम लिखेंगे कि d का मान रखने पे, तो d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, a प्लस 4d बराबर में था 15। तो यहाँ पे a के बदले में हम a लिखेंगे, 4 गुने d का मान। तो दोस्तों d का मान हमने ज्ञात किया है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, बराबर है 15 को सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद में a प्लस 4 में 4 ना करेंगे तो 4 जुगा 16 हो जाएगा, बराबर में है 15। यदि हम a बराबर लिख दे 15, तो जो आप प्लस ये 16 देख पा रहे हैं, बराबर की तरफ जाकर ये -16 हो जाएगा। a बराबर 15 में से 16 घटेगा तो -1 हो जाएगा, यानी a का मान -1 आ गया है, d का मान 4 आ गया है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे a और d का मान भाई नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला, पहला a होता है, दूसरा a प्लस डी होता है, तीसरा a प्लस 2d होता है। ठीक है जी, ऐसे ना समांतर श्रेणी बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें a का मान चाहिए, तो a का मान पहला -1 आ गया है। उसके बाद में a प्लस डी, तो a का मान -1 है और d का मान ज्ञात किए हैं 4, तो +4 कर देंगे। तो -1 प्लस 4 मिलकर ये हो जाएगा 3। उसके बाद में है a प्लस 2d, a का मान -1 आया है, प्लस 2 गुणे d का मान 4 है, तो -1 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। तो यानी पहला पद a का मान -1 आ गया है, दूसरा 3 आ गया है, तीसरा 7 आ गया है। इस प्रकार से करके बहुत सारे आप एपी के सूची को तैयार कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को केवल 1 से लेकर 6 तक का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ऐसा बताया हूं जो कि आप सभी को बेहतर से बेहतर समझ में आ ही गया होगा। साथ ही यार वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 10वीं कक्षा का जितने भी वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।